जय हिंद क्लास। आज की हम लोग महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले नंबर से हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, ये विभिन्न देशों की जो विकास दर का अनुमान लगाता है वैश्विक स्तर पर। तो चूंकि वो भारत के बारे में इस समय उन्होंने अनुमान लगाया है कि 6.7% की दर से मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की विकास दर रहेगी। तो चूंकि IMF की बात आई है तो चलिए हम लोग IMF के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसमें कुल 190 सदस्य देश हैं। 190वां देश अंडोरा है जो फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीचों बीच में है, ठीक है। 16 अक्टूबर 2020 को शामिल हुआ था। अंडोरा जो है 16 अक्टूबर 2020 को शामिल हुआ था। IMF की विशेष मुद्रा, IMF की विशेष मुद्रा SDR, जिसको SDR बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, डॉलर, पाउंड, येन, युआन और यूरो है। भारत इसमें कब बना सदस्य? 27 दिसंबर 1945 से इसका सदस्य देश है भारत। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। IMF की अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं, ठीक है। क्योंकि IMF की बात आई है तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, एग्जाम से अपने रिलेटेड कुछ देख लेंगे कि IMF की स्थापना कब हुई थी। तो IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसमें कुल सदस्य देश इस समय 190 हैं। 190वां देश अंडोरा बना है इसमें, जो 16 अक्टूबर 2020 को इसकी सदस्यता जो है हासिल किया था, ठीक है। भारत जो है इसमें 27 दिसंबर 1945 को इसका सदस्य देश बना। बहुत पहले ही, लगभग स्थापना के समय ही इसका सदस्य देश बन गया था। क्योंकि IMF का कार्य क्या है? IMF का कार्य एक मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जैसे आप पैसा कमाते हो और एक गुल्लक में इकट्ठा करते रहते हैं पैसा। आपके मित्र भी करते हो, आप करते हो, सभी लोग करते हो। और जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में तो आपने उसको ले लिया, या आपके मित्र को ज़रूरत पड़ी उसने उसको ले लिया। तो यही है, और फिर उसको वापस भी कर देते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं। ऐसा नहीं कि लेकर बैठ जाते हैं। क्योंकि IMF क्या है, विभिन्न देशों को जो है उनके वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से कोटा तय करती है। तो सभी देश अपने अपने कोटे के तहत, चाहे 2%, चाहे जिसकी जितनी मतलब अर्थव्यवस्था की क्षमता होती है उतना पैसा वो लोग जमा कर देते हैं। फिर जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो तो जितना पैसा जमा किए होते हैं उसका जो है 200% से लेकर 600% तक कर्ज के रूप में उससे लेते हैं। और पैसा देते के समय IMF जो है अपना शर्तें उर्तें भी, वहाँ की आर्थिक ढांचा पे शर्तें भी अपना तैयार कर कर भेजती है सभी लोगों को। क्या नहीं, ऐसे आप करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। आप जो पैसा लेते हैं इसको वापस भी करना पड़ता है IMF को। तो एग्जाम से महत्वपूर्ण है अपना, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी अध्यक्ष जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। चूँकि इसमें एग्जाम से पूछ भी सकता है IMF का अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाशिंगटन DC जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। क्योंकि अब इसके रोचक हम लोग देखते हैं भारत के बारे में। IMF का सदस्य भारत जो है दिसंबर 1945 से बन चुका था। 1993 तक भारत ने इससे 7 बार जो है कर्ज लिया था, जिसको बेल आउट पैकेज बोलते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है और दिवालिया होने के कगार पर होता है तो IMF से बेल आउट पैकेज लेते हैं लोग। भारत ने ऐसा काम 7 बार किया था। तो लास्ट जो लिया था 1993 में लिया था। इसके बाद से फिर ने भारत को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो कर्ज लिया था 1993 में, भारत ने उसको सन 2000 तक पूरी तरह से भर दिया है। अब भारत का कोई कर्जा नहीं है IMF में, ठीक है। और उसके बाद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी भारत को वहाँ से बेल आउट पैकेज लेने का। तो और उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। भारत की लगभग 2% है और अमेरिका की लगभग 17 से लगभग ज़्यादा प्रतिशत उसकी हिस्सेदारी है। तो इस तरह हमारा हो गया IMF के बारे में, ठीक है।
चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं। सरकार ने राष्ट्रपति की संस्तुति से आज 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर को किया गया था, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। चूंकि भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन लगभग 2023 दिसंबर में कर दिया था, जो भी हाल ही में ख़त्म हुआ है अपना दिसंबर महीना, इसी में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया था। और इसके जो है अब आज जो है 4 सदस्यों को इसमें नियुक्त किया गया है और इसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगढ़िया हैं। इससे पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो एग्जाम से महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, अरविंद पनगढ़िया या ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब तीसरे नंबर पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है। ठीक है, चूँकि जितने भी इस समय पेमेंट साइटें चली हैं, गूगल पे या पेटीएम या फ़ोन पे, जितने भी भीम पे हम लोग आज यूज करते हैं, तो ये इसका जो है संचालन जो है दिशा निर्देश संचालन करने के लिए दिशा निर्देश आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अपना गाइडलाइन जारी करता है। इसके हिसाब से आप कार्य करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये बैन कर देगा। तो अभी पेटीएम को रोक लगाया गया है, पेटीएम को नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये ग्राहकों से अपना सेवाएं देने के रूप में अनावश्यक शर्तें जो है लागू करता था उनके ऊपर। तो इसीलिए आरबीआई ने इन पर बैन किया हुआ है अभी, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पेमेंट एजेंसी को या किस पेमेंट बैंक को जो है आरबीआई ने अभी हाल ही में बैन किया था। तो आपका हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है। क्योंकि आरबीआई की बात है, चलिए देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्योंकि आरबीआई की बात हम लोग करते हैं, तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में 2 साल बाद इसको अस्थायी रूप से मुंबई में इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया। तो चूँकि इसका मुख्यालय अगर पूछ लेगा तो मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं जो इसके गवर्नर हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बन गया। और इसमें आप लोग ज़्यादा से नहीं, बस फोकस करिए कि जो घटना हुई है और घटना का जो मेन है कि इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, या स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चौथे नंबर पर है संसद में आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पिछले 10 वर्ष में राष्ट्र हित में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है कहा है कि भारत जो है 10 वर्षों में, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में जितने कार्य किए हैं उसको लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, कोई भी राष्ट्रपति होते हैं वो हमेशा सरकार की जो है अच्छाइयों को गिनाते हैं और एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, राज्यसभा को भी लोकसभा को भी। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो ऑप्शन हो जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर जो है लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे ऑप्शन आ जाता है। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि यार मालूम नहीं है प्रधानमंत्री करते हैं कौन करते हैं। तो चूंकि दोनों सदनों को एक साथ संबोधित सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चूंकि यहाँ से हम लोग का ठीक हो गया है कि राष्ट्रपति इसका जो है कोई भी राष्ट्रपति होते हैं सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पर हम लोग देखते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान को
शिक्षा मंत्रालय ने सम विश्वविद्यालय घोषित किया है। संस्थान के नई दिल्ली परिसर के साथ जम्मू, महाराष्ट्र के अमरावती, मिजोरम के आइजोल, केरल के कोट्टायम और उड़ीसा के ढेंकनाल में इसके 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनसंचार संस्थान जो है एक भारत का जो है मीडिया के क्षेत्र में जो स्कूल होते हैं, मीडिया स्कूल में सबसे अग्रणी संस्थान है। तो इसको जो है शिक्षा मंत्रालय ने सम विश्वविद्यालय घोषित किया है। तो इसके 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। तो देखिए, पहला परिसर हो जाएगा नई दिल्ली में, और यहाँ पे इसका मुख्यालय भी है। जम्मू में दूसरा हो जाएगा, महाराष्ट्र के अमरावती में तीसरा, मिजोरम के आइजोल में चौथा, केरल के कोट्टायम और उड़ीसा के ढेंकनाल में इसके 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनसंचार संस्थान की बात हुई है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारतीय जनसंचार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना 17 अगस्त 1965 को हुई थी। इसके महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी हैं। यह संस्थान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। क्योंकि अब एग्जाम से रिलेटेड हम लोग इसमें और एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1945 को। यह संस्थान जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ अगर पूछ लगा तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके इसके महानिदेशक जो है प्रोफेसर संजय द्विवेदी हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग का क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि अभी हाल ही में किस संस्थान को शिक्षा मंत्रालय ने सम विश्वविद्यालय घोषित किया है, तो आराम से आप लोग इसको पढ़े रहे होंगे तो भारतीय जनसंचार संस्थान कर देंगे या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब देखिए 6ठे नंबर पर है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने रामसर सूची 5 और आर्द्र स्थल भूमियों को जोड़कर रामसर स्थलों की संख्या 75 से बढ़ाकर 80 कर दी है। पर्यावरण मंत्री ने रामसर सम्मेलन के महासचिव डॉक्टर मुसोंडा मुंबा से मुलाकात की और 5 और स्थलों के प्रमाण पत्र सौंपे। चूंकि देखिए यहाँ पे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने रामसर सूची में जो है और 5 स्थलों को जोड़े हैं, जिसकी जो है प्रमाण पत्र जो है रामसर सम्मेलन के जो महासचिव हैं डॉक्टर मुसोंडा मुंबा से मुलाकात की और उसके प्रमाण पत्र उनको सौंप दिए हैं। क्योंकि अब जो है 75 थे पहले, अब इसमें 5 जुड़कर 80 हो गई है। क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि अभी हाल ही में कितने स्थलों को रामसर सूची में जोड़ा गया है, तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा 5। आपको पता रहेगा आप 5 कर देंगे। तो इसमें या तो पूछ देगा कि अब इस समय कितनी संख्या हो गई है रामसर सूची में भारत की, तो 80 स्थलों की संख्या हो गई है, ठीक है। क्योंकि देखिए रामसर स्थल होते क्या है, बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि रामसर स्थल ये क्या होता है। क्योंकि रामसर स्थल, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं। रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन, इसकी जो है इस स्थल की स्थापना कब हुई, ध्यान से देखिए। रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, जहां उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्योंकि देखिए रामसर स्थल जो है एक आर्द्र भूमियों के स्थल को जो है चिन्हित किया जाता है और उसको रामसर घोषित किया जाता है। तो इसका रामसर नाम कहाँ से पड़ा कि इस पर जो है यूनेस्को ने 1971 में जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस सम्मेलन का जब आयोजन किया गया था तो वह स्थान था ईरान का रामसर शहर। इसी वजह से वहाँ पे जो है इस पर जो एक बाकायदे जो है यूनेस्को ने एक गाइडलाइन जारी किया, जिस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत जिस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे उसे रामसर स्थल सम्मेलन घोषित कर दिया गया, तब से इसका नाम रामसर स्थल कर दिया गया। तो रामसर स्थल में आर्द्र भूमि मतलब समझ रहे हैं
गीली भूमि। तो ठेठ भाषा में ये समझिए कि जैसे आप अपने घर का या अपने गांव का जो पानी बहता है, बाथरूम का जो पानी पूरे गांव का इकट्ठा हो एक नाली से जाकर कहीं ना कहीं जाता ही होगा, तो जो जिस जमीन पे जाता है पानी, जहाँ तक गीला रहता है भूमि, तो वहाँ पर कुछ घासें उग जाती हैं, कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, और वहाँ पर पक्षी जो है आकर अपना कीड़े मकोड़े बीनते रहते हैं। तो उस स्थल को रामसर स्थल कहते हैं। अब मतलब आपके गांव का वो रामसर स्थल नहीं हो पाएगा। हालांकि एक उदाहरण आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पर देखिए गीला दलदल टाइप का होता है, आप जाएंगे तो पैर धंस जाएगा। तो दलदली भूमि होती है, या फिर पानी से जो है, जो या वर्ष में बरसात के मौसम में या पूरे वर्ष जो है गीली होती हो, उसी भूमि को रामसर स्थल कहते हैं। दलदली मान लीजिए जो गांव का होता है, ठीक है। गांव के बच्चे सब देखे होंगे, गांव की जो मुर्गी उर्गी होती है उसी में जाकर दिन भर खाती रहती है, पता नहीं क्या खाती है, वही पाती होगी। तो इसमें जो है जैसे इन्हीं पक्षियों का वास होता है उस रामसर स्थल में जो दलदली भूमि होती है। अब चूंकि देखिए भारत का अगर आएगा सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगर पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो आपका सुंदरबन हो जाएगा। ठीक है। तो रामसर स्थल के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे। नहीं जान होंगे तो घर का जो पानी उनी बहता है जिस खेत में, वहाँ पे एक बार दौड़ कर जाइएगा, देखिए पैर और धंसता होगा तो समझ लीजिएगा कि हाँ ऐसे ही रामसर स्थल होते हैं। ठीक। 6वें नंबर पर है खेलो इंडिया युवा खेलों का छठा संस्करण आज शाम चेन्नई में समाप्त हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समापन समारोह में उपस्थित थे। खेलों का आरंभ 19 जनवरी को हुआ था। खेलों का आरंभ 19 जनवरी को हुआ था। महाराष्ट्र 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदकों सहित कुल 158 पदक के साथ शीर्ष पर रहा। क्योंकि देखिए खेलो इंडिया जो है युवा खेलों का जो कार्यक्रम था, ये जो चेन्नई में आयोजित किया जा रहा था, जो आज शाम खत्म हो गया। क्योंकि अनुराग ठाकुर अपने खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं और समापन समारोह में भाग लिया था। क्योंकि महाराष्ट्र इसमें 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदकों सहित कुल 158 पदक जीतकर भारत में शीर्ष पर रहा है। ठीक है। लद्दाख जो है खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण के पहले भाग की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये खेल आधिकारिक रूप से 2 से 6 फरवरी तक लेह में आयोजित होंगे। क्योंकि लद्दाख जो है खेलो इंडिया का जो शीतकालीन गेम्स है, ये जो लद्दाख में, अरे सॉरी, हाँ, लद्दाख में आयोजित होगा। क्योंकि शीतकालीन है तो वहाँ पर बर्फबारी इस समय बढ़िया हो रही है, तो वहाँ पर इस शीतकालीन खेल का आयोजन किया जा रहा है। देख रहे हैं भारत विविधताओं का कितना बेहतरीन देश है। शीतकालीन हो तो वहाँ चले जाइए, बहुत ठंडी लग रही है खेल का आयोजन तो चेन्नई में चले जाइए, कम ठंडी लगेगी। तो इसका आधिकारिक रूप से 2 से 6 फरवरी तक लेह में आयोजित किया जाएगा। खेल में ही FIH हॉकी 5 पुरुष विश्व कप 2024 की प्रतियोगिता मस्कट में चल रही है। क्योंकि हॉकी का जो पुरुष श्रेणी में जो विश्व कप हो रहा है 2024 का, मस्कट में आयोजित किया जा रहा है। तो फिलहाल विभिन्न देशों का मुकाबला वहाँ पे चल रहा है इस समय। तो चूँकि एग्जाम से देखिए रिलेटेड कि खेलो इंडिया कार्यक्रम जो चल रहा था खेल का, उसमें कौन सा राज्य जो है सबसे शीर्ष पर रहा, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कितने पदकों के साथ? 158 पदकों के साथ। क्योंकि शीतकालीन खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका लद्दाख में आयोजन हो रहा है। और जो कि हॉकी का विश्व कप कहाँ पे चल रहा है या कहाँ हुआ 2024 का, तो मस्कट में आपका हो जाएगा। इस तरह से आप लोग नियमित रूप से देखते रहिए। और इसको आप पढ़ने का एक ही तरीका है कि एक बार मतलब दिन भर इसको 3 बार देखिए, सुबह, दोपहर, शाम। इसको देखिए, कुछ नहीं करिए, बाकी जो है स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिए इसका, और उसको हाथ से अपने एक नोटबुक बनाकर रख लीजिए कि एग्ज़ाम के समय कभी समय आए तो एग्ज़ाम से पहले 15-20 दिन पहले एक बार और उसको रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। तो हम आपको इसको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास पड़ोस या आपका भाई या फिर आपके भैया या आपके भाभी या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो कम से कम उसके यहाँ इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, यानी शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, हमको सब्सक्राइबर आपको नहीं करना है कि आप सब्सक्राइब करिए और ये करिए वो करिए, लेकिन हाँ, अगर एक भी बच्चे को ये वीडियो से अगर एग्ज़ाम में
अगर क्वेश्चन मिलता है, अगर उसको लाभ होता है तो हमारा मेहनत करना सफल रहेगा। तो आप प्रयास करिए कि कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख कर इग्नोर करिए, कोई भी तैयारी कर रहा हो तो उसके यहाँ आप शेयर कर दीजिए, शायद उसके काम आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।